राजस्थान में चुनावों की तारीखों का ऐलान कब होगा, किन तारीखों को ये चुनाव होंगे, इससे ज्यादा चर्चा हाल फिलहाल के दिनों में राजस्थान में इस बात को लेकर हो रही है कि गहलोत और पायलट को लेकर जो चल रहा है वो कब तक निपटेगा। बल्कि उससे बराबर ही इस बात को लेकर भी सियासी चर्चा हो रही थी कि कब केंद्रीय एजेंसियां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की एंट्री राजस्थान में होगी। अब आज की तारीख में इस चीज का जवाब तो मिल गया जब सुबह सुबह ईडी की एंट्री होती है और अब तक की खबर के मुताबिक राजस्थान के 27 ठिकानों पर, राजस्थान में अलग अलग 27 ठिकानों पर ईडी के बड़ी संख्या में अधिकारी यहां पर आए हुए हैं और पूरी तरह से अपनी कार्रवाई को आगे अंजाम दे रहे हैं। इस वीडियो में न सिर्फ हम ये जानेंगे कि आज किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ी, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि अशोक गहलोत ने किस तरह से ईडी का स्वागत किया है और जो ईडी की कार्रवाई की टाइमिंग है इस पर भी विशेष रूप से बात होगी। बात इसको लेकर भी होगी कि अब ईडी का दायरा आगे कहां तक जा सकता है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और आखिर में आपको ईडी के बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ईडी, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठते हैं, वो किस तरह की एजेंसी है, कैसे ये काम करती है। सबसे पहले बात आज जो कार्रवाई हुई है उसकी करते हैं। दरअसल आज ईडी की कार्रवाई अब तक जो हुई है, सामने 27 ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है और इसमें महत्वपूर्ण यह है कि डूंगरपुर में आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा, जो कि गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उनके घर पर कार्रवाई की। उनके घर पर कार्रवाई की गई, बड़ी टीम वहां पर पहुंची। इसके अलावा जयपुर के वैशाली नगर में सुरेश ढाका, जो अब तक फरार है, कहा यह जा रहा है कि सुरेश ढाका ही इस पूरे आरपीएससी के जो पेपर लीक का कांड हुआ है उसका मास्टरमाइंड है, किंगपिन है। वो अभी तक फरार है, एसओजी जांच कर रही है, अभी तक वो हाथ नहीं लगा है। तो सुरेश ढाका के घर पर भी जयपुर में आज ईडी का सर्च अभियान हुआ। इसके अलावा जालोर के सांचौर क्षेत्र में भी गांव-गांव में ईडी की टीम पहुंची, वहां पर छापेमार कार्रवाई हुई। बाड़मेर में ठेकेदार भजनलाल बिश्नोई के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची, यहां पर भी छापे मारे गए। और जब ये छापेमार कार्रवाई अभी चल ही रही है, इस दौरान मुख्यमंत्री से सवाल पूछ लिया गया कि ईडी आ चुकी है, इंतजार किया जा रहा था कि चुनाव नजदीक है तो ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स आएगा, इसका अंदाजा कांग्रेस के तमाम नेता भी लगा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ईडी राजस्थान में घुसने के लिए तड़प रही थी, अब वो आ चुकी है और साथ ही साथ ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग केंद्र सरकार बंद करे। एक बड़ा कहें कि हमला केंद्र सरकार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से बोला गया। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार अनावश्यक दबाव ना बनाए और ईडी की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर ताकीद दी, कहा कि ईडी अपने दायरे में रहकर काम करे और विश्वसनीयता जो ईडी की है वो बरकरार रहनी चाहिए। वहीं किरोड़ी लाल मीणा, जो कि आरपीएससी के मुद्दे को लेकर लगातार सक्रिय हैं, लगातार वो सबूत अपने तरीके से सामने लेकर आ रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर मुखर हैं, उनका यह कहना है कि अभी तक छोटी मछलियां इस पूरे मामले में फंसी हैं, अब बारी आई है मगर मच्छियों के पकड़े जाने की। और ये तो लगातार हम कह ही रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से सीबीआई जांच को लेकर कोई सिफारिश नहीं की गई। अब ईडी की एंट्री अगर हो गई है तो बड़े मगरमच्छ आएंगे, इसका उनको भरोसा है, इसको उनकी पूरी उम्मीद है। वहीं राजेंद्र राठौड़, नेता प्रतिपक्ष, या फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हों, उनकी तरफ से भी साफ तौर पर कह दिया गया, चेहरे कहीं ना कहीं उनके खिले हुए थे, खुशी एक नजर आ रही थी कि हाँ, ईडी की एंट्री यहां पर हुई है तो जरूर अब ईडी कुछ ना कुछ निकाल कर बाहर आएगी। तो दोनों ने भी यहां पर बयान दिए अपने अपने तरीके से। लेकिन दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात हो जाती है ईडी की आज की टाइमिंग को लेकर। जरा सचिन पायलट का जो मसला था, जिसको लेकर वो अजमेर से लेकर जयपुर तक पदयात्रा लेकर निकले थे 125 किलोमीटर की, 3 उनकी मांगे थी। उनमें से एक मांग महत्वपूर्ण ये भी थी, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होनी चाहिए, ईडी का बोर्ड भंग होना चाहिए, जो भी आरपीएससी के एग्जाम बच्चों ने दिए थे, छात्रों ने दिए थे, उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात उनकी आरपीएससी की तरफ से भ्रष्टाचार को लेकर थी। अब क्या ये सचिन पायलट का मुद्दा हाईजैक करने की कोशिश है, क्योंकि 31 तारीख तक उन्होंने कहा था कि ये मेरी डेडलाइन है, उसके बाद मैं फिर आगे फैसला करूंगा। और जो सुलह कथित तौर पर कही गई कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में हो गई है, उसके बाद भी जब वो पिछले दिनों आए थे टोंक में तो कहा था कि जो जनहित के मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार के जरूरी मुद्दे हैं, उन पर मैं अपनी बात लगातार कहता रहूंगा। तो क्या अब ईडी की एंट्री हुई है तो इसको कहीं ना कहीं जो मांग थी सचिन पायलट की उसको कमतर करने की कोशिश है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर आ जाती है कि टाइमिंग की अगर यहां बात होती तो आज महंगाई राहत कैंप, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो बहुप्रतीक्षित महंगाई राहत कैंप चल रहा है वो दूसरे चरण में दाखिल हो चुका है, क्योंकि पिछले दिनों लगातार
ये विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जाता रहा कि आप महंगाई राहत कैंप लगाकर गर्मियों में लोगों को लंबी लंबी कतारों में तो लगा रहे हैं, लेकिन इसका फायदा कब मिलेगा? आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं लेकिन इसका लाभ और फायदा नहीं दे रहे। तो आज दूसरा चरण शुरू हो गया और आज 500 रुपए में सिलेंडर जो घोषणा हुई थी, रजिस्ट्रेशन कराए थे, उसको डीबीटी के जरिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सभी के अकाउंट पे जो लाभार्थी हैं पैसा ट्रांसफर किया गया। सरकार ने बड़े तामझाम के साथ एक कार्यक्रम किया और मुख्य तौर पर सोशल मीडिया में 2 हैशटैग ट्रेंड भी कर रहे थे, बिल्कुल टॉप ट्रेंड कर रहे थे। एक तो राजस्थान में सिलेंडर 500 में और इंदिरा गांधी गैस, ये 2 हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे। यानी पूरे देश में इस मुहिम की गूंज थी, जो सरकार की योजना है इसकी गूंज हो रही थी। और इसी वक्त आज ही के दिन, हालांकि तुरंत आज तो फैसला लिया नहीं होगा, लेकिन ये जिस तरह से टाइमिंग हुई है, ईडी की एंट्री हुई है, ये कई तरह के सवाल यहां पर खड़ी कर रही है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ईडी क्या सच सामने लेके आ पाएगी? ईडी क्या दायरा अपना आगे बढ़ाती है? अब ईडी तो एंटर कर चुकी है, ईडी के बाद क्या सीबीआई और इनकम टैक्स भी अलग अलग मामलों में सामने आएगी? ये तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक तौर पर इसको इस मायने में भी देखा जा रहा है कि चुनाव नजदीक है और चुनाव के मद्देनजर ये सारी कवायद है। लेकिन अगर कुछ ठोस निकलकर नहीं सामने आता है चुनाव से पहले, ईडी के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होगी कि कुछ ना कुछ ठोस निकालना होगा। हालांकि ईडी इस लिहाज से जांच नहीं करती कि कब चुनाव है कब चुनाव नहीं है, लेकिन आरोप जरूर लगते हैं। लेकिन ईडी जिस तरीके से जांच करेगी तो कोशिश यही होगी कि जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले में कुछ ठोस सबूत, साक्ष्य लेकर आए। और सुरेश ढाका की तो लगातार एक तरह से कहें कि पड़ताल की जा रही है और उसको ढूंढा जा रहा है, सुरेश ढाका को। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर एक चीज ये भी बतानी आपको जरूरी हो जाती है कि ईडी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी नहीं होती। जो भी जानकारी निकलती है वो सूत्रों के हवाले से ही बाहर निकल कर आती है। अब आप ये मानकर चलिए कि ईडी ने आज जो भी कार्रवाई की तो सूत्रों के हवाले से ही बाहर निकल कर बातें आएंगी कि ईडी ने जहां छापा मारा, जिसके घर पर, ठिकानों पर जो चीजें हासिल की, क्या कुछ उससे मिला है, दस्तावेज क्या मिला है, कितनी संपत्ति मिली है, कितने सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी की तरफ से बाहर आकर ये बातें नहीं बताई जाती, सूत्रों के जरिए सारी की सारी बातें निकलकर सामने आती हैं और उसी के आधार पर ये मामला आगे बढ़ता है। ईडी की विशेष अदालत होती है, जो भी मामले होते हैं वो ईडी की विशेष कोर्ट होती है, उसी में चलते हैं। और उस लिहाज से ये भी जरूरी हो जाता है कि ईडी किस रूप में इस पूरे मामले को आगे बढ़ाती है। एक चीज और महत्वपूर्ण यहां पर गौर हम करना चाहेंगे, जिस पर लगातार चर्चा हो रही है कि क्या इंसाफ और न्याय मिल पाएगा, क्योंकि राजस्थान की जितनी भी परीक्षाएं हुई उनको लेकर लगातार सवाल उठते रहे। यहां सिर्फ मामला आरपीएससी से जुड़ी हुई उस परीक्षा का नहीं है जिसमें बाबूलाल कटारा का नाम सामने आया है, बल्कि इसके अलावा रीट को लेकर भी अपना दायरा ईडी की तरफ से बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षाएं वहां पर हुई हैं उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि ईडी अपने दायरे में लेकर आएगी। लेकिन ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, इसको लेकर भी कई सारे सवाल उठते हैं कि आखिर ईडी का दायरा क्या होता है, ईडी क्या एक संवैधानिक संस्था है या फिर ये भारत सरकार का हिस्सा है। तो आपको बता दें कि कई तरह की भ्रांतियां हैं और कई तरह की बातें कही जाती हैं ईडी को लेकर भी। छोटी सी अगले 1 मिनट में मैं आपको बता देता हूं कि क्या ईडी दरअसल ये वित्त मंत्रालय, जो केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय है, उसके अधीन काम करने वाली एक सरकारी एजेंसी है और इसको एनफोर्समेंट डायरेक्टर या प्रवर्तन निदेशालय कहा ही जाता है। मुख्य तौर पर ईडी की तरफ से जो वित्तीय गबन होते हैं, जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं और जो धोखाधड़ी के मामले होते हैं, उनकी जांच की जिम्मेदारी ईडी करती है, ये केंद्रीय एजेंसी करती है। और प्रवर्तन निदेशालय जो गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की गई है, संपत्ति कमाई गई है, उसकी जांच करती है। संपत्ति को जब्त करने का अधिकार भी अदालत में केस को पुटअप करके अपराधियों के खिलाफ मुकदमा यहां पर चलाया जाता है और विशेष अदालत द्वारा संपत्ति जब्ती की भी सुनिश्चित करने की कार्रवाई ईडी की तरफ से होती है और पीएमएलए के प्रावधानों को लागू करने की भी होती है। यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले होते हैं, यानी कि जो काली कमाई की है, भ्रष्टाचार से आपने पैसा अर्जित किया है, उसको सफेद करने के लिए, उसको मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसे को, काले पैसे को सफेद करने के लिए विदेशों में भेजकर वहां के उन जो फाइनेंशियल हेवन कंट्रीज होती है, जैसे स्विट्जरलैंड, जहां पर आप से कोई पूछेगा नहीं वहां पर बैंक में अपना पैसा जमा करते हुए कि ये पैसा कहां से आया, और ना ही किसी उस देश को ये सरकार को जानकारी दी जाएगी उस स्विस बैंक्स जो होते हैं उनकी तरफ से कि ये पैसा किसका है। तो इस लिहाज से ये दायरा ईडी का अब आगे बढ़ेगा। ये दायरा कहां तक जाता है, क्या सिर्फ आरपीएससी से ही जुड़ी हुई जो कड़ियां हैं उन्हीं तक ये जांच होगी या पॉलिटिकल भी इस पूरे मामले में आगे चलकर ईडी का दायरा बढ़ सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जितने अभ्यर्थी
जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पेपर की तैयारी की, एग्ज़ाम दिया और करीब 1.5 दर्जन तक एग्ज़ाम जो हुए वो लीक होने के कारण रद्द कर दिए गए, सवालों के घेरे में आ गए, उन अभ्यर्थियों को, उन कैंडिडेट्स को, उन छात्रों को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा और एक जो उनकी आस है, एक उम्मीद है सरकारी सिस्टम पर, वो बढ़ेगी। बहरहाल आपको ये हमारी पूरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ ख़राब लगी, गलत लगी, सुधार की ज़रूरत है, वो भी ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।